हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यूपीएससी मेन से संबंधित एथिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। यहां पर हम नीतिशास्त्र की अवधारणा से परिचित होंगे, साथ ही नीतिशास्त्र की परिभाषाओं को जानेंगे। इसके अलावा हम लोग नैतिक व्यवस्था के रूप में नीतिशास्त्र का क्या महत्व है, इससे भी परिचित होंगे। तो आज के वीडियो में हम इन सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने ये वाली स्लाइड रखी थी और वहाँ पर भी बताया था कि यूपीएससी ने इस पेपर का जो नाम रखा है वो रखा है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। वास्तविकता में ये पेपर किसी एक सब्जेक्ट से मिलकर नहीं बना है। इसमें साइकोलॉजी का भी रोल है, सोशियोलॉजी का भी रोल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है और फिलॉसफी का भी रोल है। यूपीएससी ने अपनी सहजता के लिए इसको एक नाम देना था, तो यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सामान्यतः इसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें जो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, इनका अपने आप में एक गहन अंतर है, गहन अर्थ भी है। जैसे बात कर लें एथिक्स की, एथिक्स का अर्थ जो है वो 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कुछ इसे नीतिशास्त्र के रूप में देखते हैं, कुछ इसे नैतिकता के रूप में देखते हैं। कई बार आप ये देखेंगे कि हम जैसे जैसे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, नैतिकता और नीतिशास्त्र का जो अर्थ है एक समानार्थ के रूप में कहीं ना कहीं प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बारीकी से इसको देखा जाए तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए बात कर लेते हैं नीतिशास्त्र की नैतिकता से भिन्नता क्या है। नैतिकता जो है ये व्यक्ति विषयक है, परंतु नीतिशास्त्र जो है समाज विषयक है। देखिए, नैतिकता का जो मापदंड है वास्तव में व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। अर्थात नैतिकता में वैयक्तिक रुचि उत्पन्न हो सकती है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई कर्म या विचार या विश्वास नैतिक हो सकता है सामने वाला दूसरा व्यक्ति हो, उसके लिए वो नैतिक या कह सकते हैं अनैतिक हो जाए। तो ये अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। नैतिकता का मापदंड क्या है? व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। यानी हमारे विचार, मान लेते मेरा कोई विचार ऐसा है, पॉजिटिव विचार है, मैं उसे अच्छा मानता हूँ, नैतिक मानता हूँ, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसे अनैतिक मानता है, ये भी हो सकता है। जबकि नीतिशास्त्र क्या है? नीतिशास्त्र आचार शास्त्र का संबंध समाज से है। नीतिशास्त्र को आचार शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि क्या है, ये मानव आचरण का अध्ययन करता है। तो इसका संबंध किससे है? समाज से है। नीतिशास्त्र का जो भी विचार होगा वो पूरे समाज पर अप्लाई होगा। नीतिशास्त्र के जो भी मानक होंगे, मापदंड होंगे, पूरे समाज पर होंगे, किसी व्यक्ति विषयक पर नहीं होंगे, पूरे समाज पर लागू होंगे। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो नीतिशास्त्र है मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए उसके आचरण का नियमन, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, नैतिकता नीतिशास्त्र के भीतर ही आ जाता है। नैतिकता जो है नीतिशास्त्र के भीतर ही आ जाता है। नैतिकता केवल व्यक्ति विषयक है, यानी व्यक्ति तक संबंधित है, इंडिविजुअल तक संबंधित है, जबकि नीतिशास्त्र पूरे समाज पर अप्लाई होता है। एक आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण शब्द इंटीग्रिटी की। हालांकि इंटीग्रिटी के बारे में अभी हम लोग आगे विस्तार में पढ़ेंगे। यहां पर इंटीग्रिटी की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। सत्यनिष्ठा जो है इंग्लिश शब्द इंटीग्रेशन से बना है। इसका तात्पर्य होता है जोड़ना, यानी किन्हीं 2 चीजों को जोड़ना। सत्यनिष्ठा किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के मूल्यों पर एक समान रूप से विषम परिस्थिति में भी टिके रहने का आधार प्रदान करती है। अब देखिए, ये तो परिभाषा होगी, पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे परिभाषा पहले आ गई है, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके सामने 3 पर्सनैलिटी दी हुई है, 3 व्यक्तित्व दिए हुए हैं। एक तो ओसामा बिन लादेन, यानी एक टेररिस्ट है ये। दूसरा है केशव चंद्र सेन, जो कि एक समाज सुधारक रहे हैं। गांधी जी, इनके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ओसामा बिन लादेन से। तो ओसामा बिन लादेन का जो प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन जो है, और पब्लिक जीवन जो है, सार्वजनिक लाइफ, दोनों एक समान रही है। निजी जीवन में भी उसने आतंकवाद ही अपनाया है और सार्वजनिक जीवन में भी उसने आतंकवाद, लोगों को मारना ही अपनाया है, यानी जिहाद के मूल्य का अनुसरण किया है। वहीं केशव चंद्र सेन को उठाकर देख लें, इन्होंने अपनी क्या किया है, निजी जीवन में अपनी जो 13 साल की बेटी है इसका विवाह कर दिया है। जबकि सार्वजनिक जीवन में ये क्या है, बाल विवाह के एक विरोध के हिमायती बने रहे हैं कि इन्होंने बाल विवाह का कहीं समर्थन नहीं किया है। लेकिन निजी जीवन में क्या किया इन्होंने, अपने 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया। गांधी जी की देख लें, तो गांधी जी ने निजी जीवन में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मूल्यों को अपनाया है। वही जो मूल्य है, वही मूल्य इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में भी अपनाए हैं। यानी कह सकते हैं इन तीनों में गांधी जी सत्यनिष्ठ हैं। आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यानी कि व्यक्ति की कथनी और करनी में जो अंतर होता है, तो उस अंतर की वजह से व्यक्ति जो है सत्यनिष्ठ नहीं कहा जा सकता। अगर कथनी और करनी दोनों समान हो तो व्यक्ति क्या है, सत्यनिष्ठ कहा जा सकता है। एक आसान सी मैंने बात बोल दी है। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा, तमाम लोगों को सुना होगा, अगर पड़ोस में कोई व्यक्ति या कोई लड़का लड़की लव मैरिज कर लें तो पड़ोसी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया। आपके घर वाले भी बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया, करना चाहिए था, समाज में सुधार आएगा, समाज बदलेगा। लेकिन जब मान लीजिए उनका बेटा या बेटी इस ये कृत्य या ये काम करता है
तो क्या वो एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ हुए? बिल्कुल नहीं हुए। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उनसे संबंधित है। एक बार क्या होता है, एक महिला जो है अपने बच्चे को लेकर आती हैं। महिला की जो समस्या है वो ये होती है, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौकीन होता है। तो उस समय लोगों ने सुन रखा था कि स्वामी जी जो है किसी भी बच्चे के आचरण को परिवर्तित कर देते हैं, किसी बच्चे को एक नैतिक रास्ता दिखाते हैं और बच्चा उनकी बात को समझकर सुनकर जो है उस पथ का अनुसरण करता है। तो इसी उद्देश्य से मैं स्वामी जी के पास ही आई हैं। इनका मानना यह है स्वामी जी इसको ऐसे प्रवचन देंगे जिससे कि बच्चा जो है मिठाई खाना छोड़ दे। तो ये जिस दिन जाती हैं स्वामी जी के पास, यानी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाती हैं, तो परमहंस जी ये कहते हैं आप अगले दिन आना। यानी उनकी जो पूरी बात है वो सुन लेने के बाद ये कहते हैं आप आज मत आओ, आज मैं इसे नहीं बताऊंगा, आप अब अगले दिन आना। तो महिला क्या करती है, पहले दिन तो उनके पास गई है, फिर अगले दिन फिर से जाती है। अब अगले दिन क्या है, अगले दिन जो परमहंस जी हैं बच्चे को मिठाई के जो डिसएडवांटेज हैं, मिठाई खाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, मिठाई खाने से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए ज़्यादा मीठा, वो सारी बातें बताते हैं। बच्चा संतुष्ट हो जाता है, बच्चा हाँ में सिर भी हिलाता है कि हाँ कि ये बात सही है, मैं आगे से मिठाई ज़्यादा नहीं खाऊंगा। लेकिन उसकी जो बच्चे की माँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एग्रेसिव हो जाती हैं। उन्हें अंदर ये लगता है ये कैसे आचार्य हैं, जो बात ये आज बोल रहे हैं वो कल भी तो बोल सकते थे, हमें दो बार हमारा समय खराब हुआ। तो वो कहीं ना कहीं क्रुद्ध होकर स्वामी जी से कहती हैं कि आप जो बात आज इस बच्चे को बोल रहे हैं वही बात आप पहले भी तो बोल सकते थे। तो स्वामी जी बड़े मुस्कुराते हुए उसके आंसर देते हैं, कहते हैं जब जिस चीज़ को मैं अपने खुद स्वयं के आचरण में नहीं उतारता हूँ और मैं दूसरों से उस चीज़ के लिए अपना जो आचरण बदलने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ। यानी कि स्वामी जी भी मिठाई खाते थे, स्वामी जी भी मीठा खाने के शौकीन थे। अब स्वामी जी खुद मीठा खाते हैं तो बच्चे से वो कैसे मना कर सकते थे, बच्चे को वो कैसे समझा सकते थे कि आप मिठाई खाना छोड़ दो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जो मीठा खाने की आदत है उसको परिवर्तित किया, उसके बाद बच्चे को समझाया। यानी कि वो अपने सत्यनिष्ठा वाले रोल पर अड़िग रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये है सत्यनिष्ठा की कहानी। यानी आपका जो आपका निजी लाइफ है और पब्लिक लाइफ है, दोनों में आपकी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पब्लिक लाइफ में आप कुछ और बोल रहे हैं और प्राइवेट लाइफ में आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये आपको सत्यनिष्ठ नहीं होने देता है। अब है आपकी यहां पर नीति शास्त्र की अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका इथिक्स शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है वास्तव में, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक शब्द है इथका, इससे हुई है। इथका का जो अर्थ होता है वो होता है रीत, प्रचलन या आदत। वास्तव में नीतिशास्त्र जो है रीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है। प्रचलन, रीत या आदत जो है ये मनुष्य के वो कर्म होते हैं जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। यानी कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने इर्द गिर्द जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको क्या है सीख लेता है, उसको अर्जित कर लेता है और अभ्यास के जरिए वही कर्म करने का या दोहराने का प्रयत्न करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण हैं। मनुष्य की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि जो ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या है, जो अपनी इच्छा से करना चाह रहा है। मनुष्य अपनी इच्छा से मान लीजिए किसी से नमस्ते करना चाह रहा है, किसी के चरण स्पर्श करना चाह रहा है, किसी को गाली देना चाह रहा है, इसकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि अपनी इच्छा से वो कर रहा है। तो ये उसका मनुष्य की जो एक है ये ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती हैं। अब देखिए जो क्रियाएं हैं एक तो ऐच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक पर तो मानव का जोर चलता है, यानी ऐच्छिक पर तो मानव का पूरा जोर होता है, लेकिन अनैच्छिक पर मानव का कोई जोर नहीं होता। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आपके हृदय में जो हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है। आपके जो भी शरीर के अंदर के अंग हैं, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, ये सब काम कर रहे हैं, ये अनैच्छिक क्रिया है। आपके जो अंगों का फड़कना है, आंखों का फड़कना, भुजाओं का फड़कना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। मलमूत्र त्याग करते हैं, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। यानी हो सकता है आप कुछ पल के लिए इनको रोक लें, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रोक सकते, नहीं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या है कि मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं वो आचरण हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से करता है या फिर दोहराता है। यानी आचरण वे कर्म हैं जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसे नीति शास्त्र को आचार शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र क्या करता है, इस आचरण का अध्ययन करता है, इसलिए नीति शास्त्र को आचार शास्त्र भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होता है। कि भाई मनुष्य का जो आचरण है वो कैसा होता है, उसको हम कैसे एनालिसिस करें कि मनुष्य का आचरण अच्छा होगा या बुरा होगा। पहली बात तो जान लेते हैं कि मनुष्य आचरण सीखता कहां से है, पहली बात तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर इथिक्स में एक नैतिक व्यवस्था है जिसके जरिए
कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है समाज के तौर तरीके, समाज का आचरण, रीति रिवाज, प्रचलन, ये सब सीखता है। यहाँ पर नैतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका होती है समाज की। समाज में अन्य तरीके भी हैं बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को आचरण या प्रचलन या फिर रीति रिवाज सिखाने को, लेकिन यहाँ पर हम केवल सामाजिक नियंत्रण वाले परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर समाज में एक सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण के दो पहलू आ जाते हैं, एक तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आ जाती है, दूसरा पुरस्कार या दंड आ जाता है। हालांकि समाज में अन्य तत्व भी विद्यमान है जिसके जरिए बच्चे का जो है कह सकते हैं आचरण बनता है, जिसके जरिए बच्चे का कह सकते हैं ग्रोथ होती है, विकास होता है, बच्चा जो समाज के तौर तरीके सीखता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल सामाजिक नियंत्रण की बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण सबसे पहले ही बच्चे से स्टार्ट होता है, घर से स्टार्ट होता है, माँ उसको सिखाती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो कुछ इसी प्रकार से है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या है, बच्चा है, सबसे पहले बच्चे का गुरु कौन होता है? सबसे पहले बच्चे का गुरु उसकी माँ होती है। सबसे पहले बच्चा जो किससे सीखता है? अपनी माँ से सीखता है। माँ के बाद उसके परिवार के अन्य सदस्य आते हैं। उसके बाद क्या है, माने माँ के बाद आपकी फैमिली आ जाती है। फैमिली के बाद आपका जो है क्या है, स्कूल आ जाता है। स्कूल में उसके कुछ फ्रेंड वगैरह होते हैं, उनसे सीखता है। बाद में कॉलेज वगैरह, फिर समाज से सीखता है। तो ऐसे करके बच्चा जो है समाज के प्रचलन, रीति या तौर तरीकों को सीखता है और उसी के अनुरूप अपना आचरण दोहराने का प्रयास करता है। आप समझ गए होंगे। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया के बाद बच्चा क्या करता है, समाज में जो देखता है, जो सुनता है, जो कहता है, उसी के बाद अपने आप की जो प्रक्रिया है वो देता है या अपना आचरण उसी प्रकार से करने का प्रयास करता है। दूसरी इसमें प्रक्रिया आ जाती है सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार या दंड की। देखिए पुरस्कार या दंड क्या है, यहाँ पर अगर कोई बच्चा अच्छा कृत्य कर रहा है, यानी मान लीजिए वो कृत्य समाज की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से अगर वो एक्सेप्टेबल है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। और मान लीजिए वो कृत्य समाज की दृष्टि से है, समाज की दृष्टि से निंदनीय है, तो उसके लिए बच्चे को दंड दिया जाता है ताकि बच्चा जो है उस अपने आचरण में परिवर्तन लेकर आए। तो पुरस्कार दंड का मतलब भी आप समझ गए होंगे, महत्व समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। यहाँ तक तो हमने ये जान लिया कि मनुष्य का जो आचरण है वो कैसे तैयार होता है और उसमें समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, स्कूल की क्या भूमिका है, पुरस्कार और दंड की क्या भूमिका है, वो हमने यहाँ पर जान ली। अब सबसे बड़ी बात यह कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, आखिर कौन सा आचरण हम अच्छा माने, कौन सा आचरण हम बुरा माने। देखिए यहाँ पर व्यक्ति का जो आचरण है वास्तव में उसके चरित्र पर निर्भर करता है। और चरित्र क्या है, चरित्र जो है मनुष्य के संकल्प करने का अभ्यास है। मान लीजिए आपने देखा होगा एक ही परिवार में, मान लीजिए एक परिवार में दो भाई बहन, एक परिवार में दो भाई हैं, दोनों को उनके जो माँ बाप में समान है, माँ बाप ने उनको एक ही स्कूल में भेजा है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं एक बच्चा तो बहुत अच्छा IAS ऑफिसर बना और दूसरा वाला बच्चा क्या है, एक नंबर का चोर, निकम्मा और बदमाश बना। जबकि घर वालों ने तो उन्हें सही आचरण दिया, घर वालों ने तो उन्हें सही दिशा निर्देश दिया, घर वालों ने तो उन्हें अच्छे स्कूल में भी भेजा, उनकी पढ़ाई पर कोई भी उनके साथ कह सकते हैं ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उन्हें लगे कि भाई एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लेकिन फिर भी बच्चे में एक बच्चा जो है अच्छा बना और दूसरा बच्चा जो है गलत रास्ते पर चल पड़ा। तो डिपेंड किस पर करता है, यानी कि ये बच्चे ने जो संकल्प कर लिया, संकल्प सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है संकल्प। नहीं, एक बच्चे ने मान लीजिए किसी ने संकल्प ही कर लिया कि मुझे तो बुरा बनना है, कोई लाख प्रयत्न कर ले, कोई लाख जतन कर ले, कोई लाख समझाने का प्रयास कर ले, वो बच्चा अगर नहीं मानता है तो यकीन मानिए उसका चरित्र जो है गंदा बन जाएगा। अगर कोई प्रयत्न कर ले या कोई ये संकल्प ले ले कि हमें अच्छा बनना है, हमें ऐसा आचरण करना है जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी को हमसे दिक्कत ना हो, तो क्या है व्यक्ति का आचरण अच्छा बन जाएगा। ये डिपेंड करता है संकल्प पर, यानी आप क्या चीज को यहाँ पर संकल्प के रूप में ले रहे हैं। तो यही बच्चों के साथ था। एक बच्चे ने संकल्प किया, नहीं मेरे पिता मेरी माँ जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार करती हैं, जिस तरह से हमें हमारा लालन पालन किया, पोषण किया, हमारे पिता का समाज में जैसा सम्मान है, नाम है, उसी तरह का हमें नाम रोशन करना है। दूसरे वाले पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे वाले ने कहा नहीं, हम तो अपनी यूनिक इमेज बनाएंगे, चाहे जो भी इमेज बने, अच्छी बने बुरी बने। तो इसी वजह से वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है और चरित्र जो है मनुष्य के संकल्प करने का अभ्यास है। तो यहाँ पर आपने ये संकल्प का अभ्यास जान लिया होगा। क्योंकि नीति शास्त्र में क्या है, शुभ, शुभ का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो नीति शास्त्र हमेशा अच्छे आचरण का अध्ययन करता है, अतः इसे चरित्र विज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। यानी इसको हम लोग नीति शास्त्र को आचार शास्त्र के अलावा चरित्र विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपके मन में बात क्लियर हो गई होगी कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। मनुष्य का आचरण शुभ आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए, ये नीति शास्त्र की डिमांड है। यहाँ पर बताया गया है कि नैतिकता जो है सदैव समाज सापेक्ष होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि समाज में नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है, समाज के लोगों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही लोगों का जो है नैतिक विकास होता है। तो इसलिए नैतिकता को हमेशा समाज सापेक्ष माना जाता है। नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है, इसका उद्देश्य समाज का हित होता है। देखिए यहाँ पर नैतिकता की ये मांग है
कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्व दे, लेकिन यह एक ऐच्छिक कार्यविधि है जिसकी अपेक्षा तो समाज करता है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो व्यक्ति विशेष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति अगर चाहेगा तो अच्छा व्यवहार करेगा, व्यक्ति अगर चाहेगा तो नीति के विरुद्ध व्यवहार करेगा, नैतिकता के विरुद्ध व्यवहार करेगा। यानी व्यक्ति के विवेक पर यह डिपेंड करता है। दार्शनिकों के अनुसार नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आचरण का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के जो भी रीत हैं, प्रचलन है, आते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर दार्शनिक जो है इसको आचरण का विज्ञान मानते हैं। अब इसमें बताया गया है कि ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। जैसे ईमानदारी हुआ, निष्पक्षता हुआ, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपके नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। अब है आपकी नीति शास्त्र की परिभाषा। हालांकि नीति शास्त्र को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। इसकी परिभाषा को लेकर दार्शनिकों में, चिंतकों में मतभेद रहे हैं और वही मतभेद मैंने आपके सामने रखे हैं। इनको रखने का उद्देश्य ये है कि आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे कि हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो उन सब प्रश्नों का निराकरण करने के लिए मैंने ये तथ्य यहाँ पर रखे हैं। कई लोग नीति शास्त्र की तुलना जो है अपनी भावना से किया करते हैं। उनका मानना यह है कि हमारी जो इनर फीलिंग है, हमारी जो अंतरात्मा जो कह रही है, और उस अंतरात्मा के कहने पर हम जो आचरण कर रहे हैं वो वास्तव में नैतिक है। कुछ लोगों का मानना यह है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। ए व्यक्ति है, इसका जो आचरण है या इसकी जो नैतिकता है वो ये कहती है कि जो भूखे व्यक्ति हैं, भूखों को खाना खिलाना हमारे लिए पुण्य का काम है या नैतिक काम है। ए नाम का व्यक्ति ये सोचता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, अच्छा खासा हो, यानी उसके अंदर कोई विकलांगता हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो मेरे सामने आएगा और ये कहेगा मैं भूखा हूं तो मैं इसको खाना खिलाऊंगा। वहीं जो बी व्यक्ति है वो इसकी ए वाले की बात से सहमत नहीं है। उसका मानना ये है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है और 60 साल से कम उम्र का है, उसके अंदर शरीर में कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की विकलांगता नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, फिर आप उसको हरामखोरी की, मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हैं? उसको काम दीजिए, काम करेगा, वो काम करके खाएगा, कमाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है कि बैठे बैठाए खिलाना बेटर है। इसका मन ये कहता है, यानी बी की नैतिकता में ये बात कही जाती है। हालांकि ए और बी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। ए अपनी जगह सही है, बी अपनी जगह सही है, लेकिन क्योंकि जो ए के विचार हैं वो बी की नज़रों में अनैतिक हैं, वहीं जो बी के विचार हैं वो ए की नज़रों में अनैतिक हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष की जो भी भावनाएं हैं, नैतिकता है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक भावना से जुड़ा हुआ है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर नीति शास्त्र की तुलना भावना से करना गलत है। अब बात कर लेते हैं, नीति शास्त्र की पहचान धर्म के आधार पर करना भी उचित नहीं है। यहाँ पे बात साफ साफ लिखी हुई है कि कई लोग ये मानते हैं कि हमारे धर्म में जो भी धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं वो नीति सम्मत हैं, नैतिक आचरण सिखाते हैं। कई लोगों का मानना ये है कि हमारा जो भी धर्म है, जैसे मान लेते हैं दो धर्म आपके सामने मैं ले लेता हूँ, दो धर्म जो भारत में है वही ले लेता हूँ, एक हिंदू ले लेता हूँ और दूसरा मुस्लिम ले लेता हूँ। आई होप आपको किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने लेक्चर 1 में बात स्पष्ट रूप से कह दी है, आपको दिल पर नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म के जो फॉलो हैं, दोनों का मानना ये है कि हमारे धर्म में जो भी धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं वो नीति सम्मत हैं, नैतिक बातें उनमें बताई गई हैं, नीति शास्त्र का उनमें पूरा पूरा वर्णन किया गया है और उनकी बातों को हम अनुसरण करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आचरण करेंगे और हमारे लिए यही नीति शास्त्र है, हमारे लिए यही नैतिकता है। अब मान लेते हैं एक कोई गाँव है, ये मान लीजिए कोई गाँव है, उसमें 500 व्यक्ति रह रहे हैं। 500 में से 200 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, बाद बाकी 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको किसी धर्म से मतलब नहीं है, ना तो वो हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं। अब देखिए हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग कह रहे हैं हम नैतिक हैं, क्योंकि हम जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि भाई हम कुरान शरीफ है उसको फॉलो कर रहे हैं और हम नैतिक हैं, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वो हमारे अल्लाह ने लिखा है यहाँ पर, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम नैतिक हैं। वहीं 100 लोग जो कह रहे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? अब आप अपने मन में सोचिए, जो 100 लोग ना तो हिंदू हैं ना मुस्लिम है, क्या इन लोगों को अनैतिक कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी इन लोगों को हम अनैतिक भी नहीं कह सकते। हो सकता है इनका नैतिक आचरण इतना अच्छा हो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही काफी अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है भाई। ये भी तो हो सकता है कि इनका आचरण हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही काफी अच्छा हो, इन्हें किसी धर्म की जरूरत ना हो, ये अपने लिए नर सेवा नारायण सेवा वाले कॉन्सेप्ट पे जी रहे हो,
ये भी तो हो सकता है। यानी मानव सेवा की जाए, मानवों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जो उन्हें गलत ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को दुख दर्द ना दे। तो उनका मानना ये हो, वो इस तरह की नैतिकता में बिलीव करते हो, वो धर्म की नैतिकता में बिलीव ना करते हो, ये भी हो सकता है। तो क्या हम इन 100 लोगों को गलत कहेंगे? हम नहीं कह सकते गलत। तो इस वजह से नीति शास्त्र की पहचान जो है धर्म से भी नहीं जुड़ी हुई है। इन कुछ लोगों को ये मानते हैं कि हमारे धर्म में जो बातें लिखी हुई हैं वो नैतिक बातें हैं। तो यहाँ पर जो दार्शनिकों का, जो चिंतकों का मानना ये है कि नीति शास्त्र की पहचान धर्म के आधार पर भी करना उचित नहीं है। इसके अलावा अगली बात कही गई है कानून से। कानून का भावना की तरह ही नीति शास्त्र से विचलन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कई लोगों का मानना ये है कि देश का जो संविधान होता है सर्वोच्च होता है। हम सब लोग जानते हैं कि संविधान में जो भी उपबंध वर्णित हैं हमें उनका सम्मानपूर्वक सम्मान करना चाहिए और जो भी उपबंध दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना भी चाहिए। सरकार जो कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करके कानून लेकर आती है, उन कानूनों का भी अनुसरण करना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ही उठता है, कि क्या सरकार जो संवैधानिक उपबंधों का प्रयोग करके जो कानून बनाती है, क्या सभी कानून नैतिक होते हैं या नीति शास्त्र सम्मत होते हैं? जरूरी है क्या वो नीति शास्त्र सम्मत ही हो सकता है वो नैतिकता में जो गलत हो, नीति के रूप में वो गलत हो, काफी गलत हो। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपके सामने। आपको याद होगा ब्रिटिश शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान ऐसे तमाम कानून बनाए गए जो कि नैतिकता का हनन कर रहे थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ले लो, रॉलेट एक्ट ले लो, ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून, जिसे काला कानून कहा गया। क्या उन्हें नैतिक कानून कहा जाएगा? हम बिल्कुल उन्हें फॉलो नहीं कर सकते हैं। 1975 की इमरजेंसी आपको याद होगी, 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी, अघोषित आपातकाल लगाया गया था। उस दौरान संविधान में तमाम तरह के संशोधन किए गए थे, तमाम तरह के नए नए कानून लाए गए थे। उस समय जो कानून लाए गए थे वो कानून ऐसे कानून थे, किसी को भी नजरबंद कर देते थे, किसी को भी उठाकर जेल में डाल देते थे। क्या उन कानूनों को आप नैतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कानून जो है वो नैतिक है। कानून अपने आप में एक नीति शास्त्र है, ये बात भी आप नहीं कह सकते हैं कि संविधान में जो चीज लिख गई है वो हमारे लिए नीति शास्त्र है, ये भी बात आप नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आप इस नजरिए से भी आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, मैंने आपसे जैसा कि पहले से फिर से बोल रहा हूं, अपने जो विचार हैं, वैल्यू हैं, उनको इस तरह का लचीला बनाइए, यानी वैल्यू न्यूट्रलिटी रखिए, ताकि आप नई बात को स्वीकार कर सकें, समझ सकें। यहां पर आप कमेंट में बहस करके कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ब्लॉक हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे बताया गया है कि नीति शास्त्र वह भी नहीं है जो समाज स्वीकार करे। अब देखिए, कई लोगों का मानना यह होता है कि मान लीजिए बहुसंख्यक जनता जो स्वीकार कर रही है, 100 में से जो 90 लोगों की राय है, 90 लोगों का जो तर्क है, या 90 लोगों जो भी रीत आदत या प्रचलन चला रहे हैं वो सही है, वो नैतिक है। कुछ लोगों का मानना ये है। अब ये भी सही नहीं है। हो सकता है कि 90 के 90, ये 100 में से 90 के 90 बिल्कुल महागलत हो, ये भी तो हो सकता है। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि 90 लोग जो हैं, जो कॉमन रूप से लोकतंत्र के आधार पर एक आम विचार बनाए हुए हैं, एक आम कॉन्सेप्ट पर जी रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट सही हो, जरूरी नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है जर्मनी का। जर्मनी में आपको पता होगा किस तरह से जर्मनी के नाजियों ने यहूदियों का जो नरसंहार किया, यहूदियों का कत्लेआम किया, सिर्फ एक कॉमन से संप्रदाय की वजह से तो हुआ कि भाई जो यहूदी लोग हैं ये आर्यन नहीं है, यहूदी लोग हमसे अलग हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर यहूदी को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और नाजियों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन एक सोच बन गई, एक सोच तैयार हो गई कि जो यहूदी हैं वो प्योर नहीं है, यहूदी जो है हमारी तरह स्वच्छ और साफ नहीं है, हमारी तरह उनमें आर्यन खून नहीं है। तो इस तरह की जो भावना बन गई, इसकी वजह से आपने देखा कितना बड़ा नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, लाखों की संख्या में यहूदी वहां पे मारे गए। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नीति शास्त्र वह है जो समाज स्वीकार करे, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि पूरा समाज ही भ्रष्ट हो, ये भी तो हो सकता है, जैसा कि जर्मनी में हुआ है। तो ये भी है। तो हम लोग नीति शास्त्र की तुलना, यानी नीति शास्त्र को समाज के अकॉर्डिंग भी नहीं मान सकते कि समाज जो स्वीकार कर रहा है, समाज में जो प्रचलन चल रहा है, रीति रिवाज चल रहे हैं, या बहुसंख्यक वर्ग जो मान रहा है वो नैतिक है, ये भी नहीं कह सकते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो यकीन मानिए जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। यहां पर मैंने नीति शास्त्र की कुछ परिभाषाओं का संग्रह आपके सामने रखा है। उनके माध्यम से आपको नीति शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें पहली परिभाषा है आपकी, नीति शास्त्र वे मानक या नियम हैं जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण के प्रयास में आपका मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना वैल्यू सिस्टम होता है, हर व्यक्ति के अपने एक आदर्श होते हैं, और वो अपने जीवन के आदर्श या उस वैल्यू सिस्टम को तैयार करता है कि हमें जीवन में किस तरह का बनना है, कैसा आचरण करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने अपने जीवन के मानक, नॉर्म्स बना लिए हैं।
तो ऐसे व्यक्ति में, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है इस तरह का जो आचरण कर रहा है वो वास्तव में नीति शास्त्र के दायरे में आ रहा है। नीति शास्त्र क्या है? वास्तव में वो मानक या नियम है जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण में आपका जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो आई होप आपके मन में पहली परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बोला गया है दूसरी परिभाषा में कि नीति शास्त्र एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक और व्यवहारपरक विज्ञान है। देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र को एक विज्ञान बताया गया है। विज्ञान के बारे में आप जानते होंगे कि विज्ञान में सुसंगठित रूप से अध्ययन किया जाता है, सुसंबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। कोई भी अध्ययन रैंडम रूप से नहीं होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है उसको करने का। तो नीति शास्त्र में भी एक प्रॉपर तरीका है जिसके जरिए समाज को कैसे बदलना है, कैसे अध्ययन करना है, लोगों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लेके आना है, सबका एक प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चल रहा है, इसलिए इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सामान्य पुरुषों के आचरण का मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया जाता है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर मैं सामान्य मनुष्यों को यहाँ पे ओवल कर दिया है, यहाँ पे गोला बना दिया है। इसका मतलब क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे मनुष्यों पर भी तो लिख सकते थे कि मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनुष्य लिखने का क्या मतलब था? सामान्य मनुष्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई ऐसे लोग हैं समाज में हमारे यहाँ जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, या फिर जिनमें कह सकते हैं बुद्धि कम है। बचपन से कुछ लोग होते नहीं है जिनमें दिमाग नहीं होता है या बिल्कुल विक्षिप्त टाइप के होते हैं, क्या उन पर भी ये नीति शास्त्र के सिद्धांत लागू होंगे? बिल्कुल लागू नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया सामान्य पुरुष, सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्यों का मतलब ये है ऐसे लोग जिनमें सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता हो, ऐसे मनुष्यों की बात हो रही है। ऐसे नहीं जो चैलेंज हों, जिनमें चैलेंज्ड मनुष्य हों या जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ये बात अपने मन में क्लियर कर लीजिए, इसलिए ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब एक परिभाषा ये कही गई है कि चरम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही नीति शास्त्र है। चरम प्रसन्नता का मतलब क्या है? अगर कोई कार्य नैतिक होता है, और नैतिक कार्य होने से क्या होता है? आपको एक खुशी मिलती है, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है कि हमने अच्छा काम किया है। तो चरम प्रसन्नता की प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य, औचित्य का मतलब सही या गलत के दृष्टिकोण से जो मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन होता है वो नीति शास्त्र है। एक परिभाषा आपकी ये है। ये 3 परिभाषाएं हैं और इन 3 परिभाषाओं को आप तैयार कर लेंगे तो यही आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की या तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली हेडिंग है नैतिकता की विशेषताएं। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज से ही सीखता है, समाज से ही अंत्यक्रिया करता है। तो नैतिकता का काम क्या है? नैतिकता उसके लिए एक सामाजिक नॉर्म्स तैयार करती है जिसके जरिए वो व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट करता है, समाज से आचार व्यवहार करता है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चरित्र निर्माण किसी मनुष्य की जो भी व्यवहार करने में, आचरण करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मनुष्य का आचरण उसके चरित्र से प्रभावित होता है। और चरित्र कैसे बनता है? चरित्र बनता है मनुष्य के संकल्प से। मान लीजिए एक व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि मुझे डॉन बनना है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने संकल्प ले लिया, हो सकता है आप में से कोई हो कि हमें बहुत बड़ा डॉन, गुंडा, इस तरह का व्यक्ति बनना है। तो क्या होगा? वो व्यक्ति फिर ये नहीं देखेगा कि हमारे सामने कौन आ रहा है, हमारे माँ बाप आ रहे हैं, परिवार आ रहा है, दोस्त आ रहा है या बाहर कोई भी आ रहा है, उसको हटाता चला जाएगा क्योंकि उसे डॉन बनना है। भाई उसके मन में यही भर गया कि नहीं, हमें सबसे पावरफुल डॉन टाइप बनना है, लोग हमसे डरें। तो उस तरह से अपने चरित्र को वो डेवलप करेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है संकल्प। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वो उसका मानना ये है कि हमें इस प्रकार का इंसान बनना है कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमको याद रखें। तो वो उस तरह का चरित्र अपना डेवलप कर रहा है। तो नैतिक नियम क्या है? नैतिक नियम जो है वो चरित्र निर्माण पर बल देते हैं। हालांकि यहाँ पे चरित्र निर्माण में नेगेटिव चरित्र निर्माण की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है, सकारात्मक चरित्र निर्माण की बात हो रही है। यानी जो समाज की दृष्टि से निंदनीय ना हो बल्कि एक्सेप्टेबल हो, यानी समाज इसको स्वीकार करे, उस तरह के चरित्र निर्माण की बात हो रही है। समझ लीजिए आप। आगे बोला गया है नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी नैतिकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी नैतिकता है। जैसे मैंने वहां पर ए और बी का एग्जाम्पल दिया। ए भूखों को खाना खिलाना जो है नैतिक मानता है। बी जो भूखे व्यक्ति हैं उनको काम करवाना, कि भाई उनको काम करवाया जाए, उसके बाद खाना खिलाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए जिससे कि वो स्वयं कमा सकें, आप पर निर्भर ना हो, उसका मानना ये था। दोनों की नैतिकता अलग अलग थी। आप सभी लोग, हम सभी लोग, आप या मैं या यहाँ पर जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, सभी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आती हैं, सबकी जातियां अलग अलग हैं, सबके धर्म अलग अलग होंगे, ये भी हो सकता है, सबकी परवरिश भी अलग अलग तरीके से हुई होगी, सबका समाज भी अलग अलग रहा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग सबके जो मूल्य होंगे वो सबके अलग होंगे।
यानी मूल्य क्या होता है? मूल्य वो आदर्श होते हैं जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं, और वास्तव में हमारे मूल्यों का निर्माण हमारे परिवार से, हमारे जो भी यार दोस्त हैं या हमारा जो भी सर्कल है वहाँ से होता है, समाज से होता है। तो हर किसी के अपने अपने मूल्य हैं। हो सकता है किसी एक के मूल्य में कोई बात सही हो, लेकिन दूसरे के मूल्य में वो बात गलत हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये भी बात बताई गई कि नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी वाला, आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो दोनों ने क्या किया, ए ने भी अपने तर्क डेवलप कर लिए और बी ने भी अपने तर्क डेवलप कर लिए। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह नैतिक हैं। तो यहां पर नैतिकता में हमें यह भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता में जन कल्याण की भावना होती है, क्योंकि नैतिकता समाज सापेक्ष है, और समाज सापेक्ष होने की वजह से नैतिकता में जन कल्याण की हमें भावना देखने को मिलती है। कुछ नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं जो सभी समुदायों एवं धर्मों में पाए जाते हैं, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। अब देखिए, ये जो नैतिक मूल्य हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक नैतिक दुविधा आपको दे रहा हूं। आपके सामने एक यहां पर बोला गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, जस्ट इमेजिन। हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो सकता है आपके आसपास में ऐसा कभी हुआ हो। अब जैसे मान लेते हैं एक सिचुएशन है, आप सबके सामने है, उसको जरा इमेजिन कीजिए। और ऐसे नहीं है लाइटली इमेजिन करना है, डीपली उसको इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपके बगल में कोई एक परिवार है, वहां पर उनकी लड़की की शादी है, बारात आती है और उनकी जो भी जयमाला वगैरह का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके कुछ क्षण बाद जो लड़की के पिता हैं उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उनका हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू परंपराओं में जो फेरे लेने का समय होता है प्रातःकाल का होता है, और लड़की के पिता की जो मृत्यु हुई है वो रात के कहीं 2 या 3 बजे के आसपास हुई है। लेकिन ये बात घर के अन्य लोगों को नहीं पता है। घर के 4-5 लोग हैं, यानी उनका एक बेटा है, उनके और भी जो क्लोज वाले रिश्तेदार हैं, यानी बहुत बहुत नज़दीक वाले रिश्तेदार हैं, उनको ये बात पता है कि इनका देहांत हो गया। अब उन्हें ये बात मालूम है अच्छे से। अगर हम ये बात डिस्क्लोज करते हैं, पिता की मृत्यु की खबर हम डिस्क्लोज करते हैं, तो हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमारी जो बहन है उसका पिता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। वो कह सकते हैं फेरों में नहीं बैठ पाएगी, वो बदहवास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देगी और वो शादी नहीं करेगी। और ये जो शादी का टाइम है, हो सकता है भाई आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सबके मन में यही शंका होती है कि जैसे तैसे लड़के मिल पाते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए शादी टूट जाए तो टूटने के बाद नया रिश्ता ढूंढने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मजबूरी ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। मान लीजिए जब फेरों का टाइम आया, उस समय जो भी मंत्रोच्चार वगैरह होता है, पिता का भी वहाँ पे रोल होता है। हमने जो विवाह संपन्न करवाने वाला व्यक्ति है, उससे हमने पहली बात ये बता दी है कि आप ऐसी कोई रस्म आएगी जहाँ पे पिता का रोल होगा, वो रस्म घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से करवा देंगे, जिससे कि लड़की को आभास ना हो। वो भी उस बात के लिए एग्री हो जाता है, और जैसे तैसे करके वो क्या है, हम लोग वो शादी संपन्न करवा देते हैं। यानी हम लोगों से मतलब जो भी उसके लड़की के भाई हैं, अन्य रिश्तेदार हैं जिनको ये बात मालूम थी, वो पूरे भामरे वगैरह यानी जो फेवरे वगैरह पड़ते हैं वो करवा के शादी फिनिश करवा देते हैं। उसके बाद उस लड़की को ये बात बताई जाती है कि आपके पिता का देहांत हो गया है। तो क्या ये नैतिक रूप से गलत है या सही है? आप कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, ये इस तरह की जो नैतिकता वाले प्रश्न हैं, ये सिचुएशन है, यही आपको इंटरव्यू में दी जाएगी। वास्तव में ये झकझोर देने वाली अपने आप में सिचुएशन है। जिन लोगों के साथ हुआ है या जिन लोगों ने कहीं देखा है, उन्हें पता होगा किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से। ये वाकई में बहुत कह सकते हैं एक ऐसी घड़ी होती है जब मनुष्य टूटने के कगार पर होता है। आप सोचिए, एक तरफ एक पिता की लाश रखी है, दूसरी तरफ उसी के बगल के कमरे में जो उसकी बहन है उसके फेरे पड़ रहे हैं। एक कैसी मार्मिक सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, इनको जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आप नीति शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और आप इमेजिन करेंगे उतना ही बेहतर समझ पाएंगे। ये सब आपके व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं। तो क्या उस सिचुएशन में झूठ नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए। यहाँ पर झूठ बोलने से तो पूरा शादी हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई, लड़के के जो लड़की का भाई था उसको भी पता था, पिता जो जाने वाला है वो जा चुका है, वो आ नहीं सकता है दोबारा। लेकिन अगर एक बार रिश्ता टूट गया तो हो सकता है कि भाई हमें 1-2 साल लग जाए, और भी समय लग जाए, रिश्ता ना हो पाए, कहीं बहन और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाए, उसे ये भी लग रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं परिवार को संभाला, अपने जो बहन यानी उसकी सिस्टर जो थी, जहाँ जिसकी शादी होने वाली थी, उसके नव दाम्पत्य जीवन को भी संभाला है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको उसने हैंडल किया है। तो इस तरह की जो प्रश्न हैं, इस तरह की सिचुएशंस हैं, ये वास्तव में नैतिक दुविधा की सिचुएशंस हैं। कई बार हमने लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर ये झूठ बोलना उचित हो जाता है, जहां पर झूठ बोलना एक औचित्यपूर्ण हो जाता है, जहां पर झूठ जो है किसी की जिंदगी बचा लेता है। तो वो झूठ क्या है, नीति की दृष्टि से सही माना जाता है।
तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नैतिक निर्णय की एक दूसरी दुविधा आपके सामने आ गई है, और ये भी मैंने आपकी किताब में दे रखा था। बहुत अच्छी नैतिक दुविधा है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने साझा करूं। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बच्चे दो रेलवे ट्रैक पर खेल रहे हैं। मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक आपका ये वाला है, ए वाला रेलवे ट्रैक है, और एक बी वाला रेलवे ट्रैक है। ठीक है, दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, मतलब दो रेलवे ट्रैक हैं आपके सामने। एक रेलवे ट्रैक अप्रयुक्त है, यानी ये वाला जो रेलवे ट्रैक है खराब है, इस पर कोई ट्रेन वगैरह गुजरती नहीं है, यानी अब वह प्रयोग में नहीं था, और उस पर एक बच्चा खेल रहा था। यहाँ पर एक बच्चा जो है इस पर खेल रहा था। जबकि दूसरा रेलवे ट्रैक संचालन में था, यानी इस पर बाकायदा ट्रेनें आती हैं जाती हैं, यानी ट्रेन उसी पर आती जाती थी, और यहाँ पर इस रेलवे ट्रैक पर 10 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अब संचालन वाले ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, और आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां वह स्विच लगी है जिसके दबाने से ट्रेन दूसरे अप्रयुक्त ट्रैक पर चली जाएगी। अब बताइए आप क्या करेंगे भाई। एक तरफ एक जान है, एक तरफ 10 जान है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप ये करें कि इन 10 बच्चों की जानें बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर दें। भाई एक तो ये हो सकता है, आप क्या करें, यहां पर जो ट्रेन की जो पटरी चेंज की जाती है, वहां आप मान लीजिए जो स्विच रूम है वहां पर आप बैठे हैं, ठीक है, तो आप यहां पे ट्रेन का ट्रैक चेंज कर दें, ट्रेन इस ट्रैक पर आ जाए और यहां पर एक बच्चा मर जाए लेकिन 10 की जान बच जाएगी। एक तो तरीका ये हो सकता है। अब अगले ही पल आपके मन में ये दिमाग में ये बात आई कि भाई जिस बच्चे को हम मार रहे हैं उस बच्चे ने कोई गलती तो की नहीं है, उस बच्चे को तो बहुत अच्छे से पता है इस पर ट्रेन आती नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। भाई वो बच्चा तो कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, उसे तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि यहाँ पे ट्रेन आ भी सकती है। उसे तो पता है ट्रेन ट्रैक खराब है, इस पर ट्रेन आने का सवाल ही नहीं है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। फिर हम उसको कुर्बान क्यों करें, हम उसकी हत्या क्यों करें। भाई 10 बच्चे इन्हें तो अच्छे से पता था ये एक ये कह सकते हैं चलने वाला ट्रैक था, यानी संचालन वाला ट्रैक था, ये जानबूझ पर इस पर खेल रहे हैं। अब चूंकि इनको भी नहीं मार सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ये नैतिक दुविधा है। ये वास्तव में एक ऐसी डाइसी सिचुएशन है जहां पर व्यक्ति कह सकते हैं अगर वो स्थिर नहीं है, अगर वो सोच समझ के काम नहीं करेगा तो वहां पर वो फेल हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, और अगले ही पल एक बहुत बड़ा हादसा भी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे जरा इमेजिन कीजिए, अपने आप में एक थोड़ा सा इमेजिन करके देख लीजिए। मान लीजिए वो व्यक्ति क्या करता है, ये ट्रेन जो है इसका ट्रैक मोड़ देता है और ये ट्रैक ए पर पहुंचा देता है ट्रेन को। ठीक है, हमने मान लिया, चलो हम एक बच्चे को कुर्बान कर रहे हैं, हमने मान लिया एक बच्चे की हत्या हो जाती, हो जाने दो, 10 बच्चे बच जाएंगे। अब जरा आपने सोचा है, यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है ट्रैक अप्रयुक्त था। ट्रैक अप्रयुक्त होने का रीजन क्या हो सकता है, अप्रयुक्त तभी होगा जब उसमें कोई कमी होगी, ऐसा होगा कि वो ट्रेनों के लायक नहीं रहा होगा, हो सकता है पटरी वगैरह कमजोर हो गई हो, पटरी जो है जो लोहा होता है वो गल गया हो। भाई ये भी तो हो सकता है, तभी तो ट्रैक को छोड़ दिया गया, वहां पे ट्रेनों के संचालन के लिए सही नहीं है, तभी तो छोड़ा गया है वो। तो हो सकता है अगर हम ट्रेन इस रूट पे डाल दें, इस वाली ट्रैक पर ट्रेन अगर हम छोड़ दें, तो हो सकता है एक बड़ा हादसा भी हो जाए, क्योंकि ट्रेन का जो ट्रैक है वो अप्रयुक्त है, यानी कि अब जो कंडीशनल नहीं है ये, और ये खराब हो चुका है। हो सकता है यहाँ पर अगर ट्रेन छोड़ने से क्या हो, कोई बड़ा हादसा हो जाए और ये ट्रेन में लगभग 700-800 आदमी सवार हैं, इनकी जान चली जाए, एक भयंकर हादसा हो जाए, ये भी तो हो सकता है, ये भी एक सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन यहां पर ये बन रही है, चूंकि जो बी वाला ट्रैक है जो कि ऑपरेशनल ट्रैक है, यहां पे 10 बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से आभास है यहां पे ट्रेनें आती जाती हैं, तो हम यहाँ पे दूर से ही हॉर्न बजा दें और बच्चे समझ जाएं, क्योंकि ये ऑपरेशनल ट्रैक है, ट्रेन आएगी आएगी, अगर हम यहाँ पे कोई भी गतिविधि करेंगे हम मारे जाएंगे। बच्चे स्वयं हट जाएंगे, बच्चे स्वयं हट जाए, उन्हें पता है कि भाई ये एक चलता हुआ ट्रैक है और हमें यहाँ पर लंबे समय तक हम यहाँ पर नहीं खेल सकते, ट्रेन आएगी तो हमें हटना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रैक पर जो भी हॉर्न बजाएंगे बच्चे अपने आप हट जाएंगे। तो ये जो है ना, ये भी एक नैतिक दुविधा का प्रश्न है। कई बार क्या होता है, लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, उतने में एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हुआ है, ऐसा नहीं है हुआ नहीं है, ये हुआ है, आपके भारत के इतिहास में भी हुआ है, कई ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, उनका कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा है। तो ये सब जो निर्णय जो होते हैं हमें करने होते हैं, ठंडे दिमाग से हमें डिसीजन लेना होता है, वो नीति निर्णय माने जाते हैं, नैतिक निर्णय माने जाते हैं। अब आपकी हेडिंग है नीति शास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इथिक्स। नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिन क्रियाओं का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें उचित या अनुचित कहा जा सके वे नैतिक कर्म कहलाते हैं। ये ऐच्छिक कर्म ही नैतिक कर्म भी कहलाते हैं। अब देखिए, ये बताया गया है ये कर्म उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, सत्य बोलना। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। तो ये कर्म जो होते हैं ये वास्तव में उचित हो सकते हैं, अनुचित हो सकते हैं, शुभ या अशुभ, यानी अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलना है, सत्य बोलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसका सिचुएशन भी मैंने बता दिया है कि झूठ बोलना ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है।
आपने किस सिचुएशन में झूठ बोलना है। जैसे अभी एक सिचुएशन वही पड़ी थी जब लड़की के पिता का देहांत हो जाता है और लड़की के फेरे होने वाले होते हैं, एक सिचुएशन ऐसी भी थी। ऐसी तमाम सिचुएशन आ जाती हैं, तो वहां पर ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में झूठ बोला गया है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि झूठ नैतिक है या अनैतिक। मनुष्य के कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो नैतिक गुणों अथवा उचित और अनुचित, सत्य और असत्य से रहित हैं। मनुष्य के कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिन्हें उचित अनुचित, सत्य असत्य का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और इन कर्मों को नैतिक निर्णय नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, टहल रहा है, ये सब नीति शून्य कर्म माने गए हैं, जिन्हें व्यक्ति सहज रूप से करता है और इनके करने से किसी को आपत्ति या दिक्कत नहीं होती है। हालांकि मान लीजिए आप ड्यूटी के दौरान हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, एक इमेजिन कीजिए आप डॉक्टर हैं, आपकी ड्यूटी है 10 से लेकर 4 बजे तक सरकारी हॉस्पिटल में और आप 12 बजे जाकर ही आप जो है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सो रहे हैं। इसी दौरान एक गंभीर मरीज आ जाता है, किसी रोग से पीड़ित है, कोई गंभीर मरीज आ जाता है और डॉक्टर साहब तो सो रहे हैं, तो क्या वो आपका नीति शून्य कर्म माना जाएगा? नहीं, वहां पर वो अनैतिक कर्म माना जाएगा। नीति शून्य कर्म आपका तब है जब आप उसको एक सहज क्रिया के रूप में, जैसे रात को आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, उसमें आप सो रहे हैं, तो वो नीति शून्य कर्म है। आप मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह जा रहे हैं, आप टहल रहे हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, तो नीति शून्य कर्म है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, अपने साथ एक स्टिक लेकर जा रहे हैं, एक छड़ी लेकर जा रहे हैं और इस छड़ी को तेजी से घुमाते हुए ले जा रहे हैं, हो सकता है किसी की आंख में लग जाए, हो सकता है किसी और के किसी संवेदनशील अंग में लग जाए, तो वो आपका नीति शून्य कर्म नहीं है, वो आपका अनैतिक कर्म होगा। तो ये भी डिपेंड कर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अपने मन में एक बात याद रखिए, ये सब चीजें जो कर्म अच्छा है या बुरा है, ये सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी सिचुएशन में हमने वो कर्म किया है और किस प्रकार हम वो कर रहे हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है इथिक्स एज ए मोरल सिस्टम, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र। देखिए, नैतिक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र जो है ये सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? हम लोग यानी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसे अटेम्प्ट करते हैं, मान लेते हैं उस प्रश्न का उत्तर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सी को सही उत्तर माना गया है और सभी जो आपके साथ के सहभागी हैं या सभी जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं उन सबने सी उत्तर चुना है, तो सबको एक समान नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये क्या हुआ? ये वस्तुनिष्ठता बोली जाएगी। यानी कि हम सबकी एक आम सहमति है और आम सहमति पर जो भी रिजल्ट मिलेगा हमको उसका रिजल्ट एक समान मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो सापेक्ष वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यहां पर यह निकल कर आता है कि समाज में नैतिक नियमों को लेकर एक सामान्य सहमति बनी हुई है। यहां पर अगर मान लीजिए समाज में ये नियम कठोर होते हैं तो सबके लिए कठोर होंगे, लचीले होते हैं तो सबके लिए लचीले होंगे, तो इसको सापेक्ष वस्तुनिष्ठता की अवधारणा कहा जाता है। इसके अलावा अगला है प्रत्येक नैतिक व्यवस्था कुछ नैतिक नियमों का परामर्श भी देती है, अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या और चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हर नैतिक व्यवस्था में कुछ नियमों को अच्छा बताया गया है, शुभ बताया गया है, कुछ नियमों को अशुभ बताया गया है। वहां पे परामर्श भी दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो ये सब बातें वहां पे बताई गई हैं। इसके अलावा बताया गया है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति पर आंतरिक प्रेरणा या दबाव का भी प्रभाव हो सकता है, दबाव का प्रभाव भी हो सकता है और बाहरी का भी हो सकता है, का भी प्रभाव हो सकता है और बाहरी का भी प्रभाव हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो नैतिक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था में आपकी आंतरिक प्रेरणा या दबाव ये भी काम करता है। कई बार क्या होता है, आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपकी अंतरात्मा कंसाइंस जो है ये गवाही नहीं दे रही होती है। जैसे कई बार क्या होता है, आपको अनैतिक कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए आपका बिल्कुल मन गवाही नहीं दे रहा है। अब जैसे कोरोना पैंडेमिक के दौरान कुछ लोगों के जिनके रोजगार छिन गए, उनको मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करने पड़े। अब चूंकि उनके सामने एक नैतिक दुविधा भी थी, कोई और रोजगार नहीं है, तो हम करें क्या? उन्होंने मान लीजिए किसी ने क्या किया, ड्रग्स वगैरह सप्लाई है, जैसे उन्होंने क्या किया, उस समय गुटखे की डिमांड, जो गुटखा खाया जाता है, जो पान बीड़ी तंबाकू, जो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। नहीं बढ़ गई थी, यानी मैंने यहां तक देखा था कि आसपास जो गुटखा खाने वाले या गुटखा के शौकीन लोग थे, उन्होंने एक एक गुटखे का पाउच जो कि 5 रुपए का मिलता है वो 25-25, 30-30 रुपए का लिया था, क्योंकि उनकी तलब इतनी ज्यादा थी, उन्हें वो चाहिए ही चाहिए था। तो मैंने तमाम लोगों को देखा, उन्होंने देखा कि भाई घर बैठे कौन सा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, छतों पर ही जाकर वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। यानी इकट्ठा कहीं से उन्होंने अरेंज कर लिया पूरा कार्टन और उसके जरिए उन्होंने अपनी आजीविका चलाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये काम गलत है भाई। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गुटखा सेवन नहीं करता हो और मजबूरी उसकी ये करवा रही है कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको बेचना पड़ रहा है, मुनाफा कमाना पड़ रहा है। मुनाफा इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट पालना है, नौकरी है नहीं,
तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक दबाव है, यानी आपका आंतरिक मन और बाहरी मन कभी कभी विरोधाभासी हो सकता है, कभी कभी दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल सकता है। और जब आंतरिक मन और बाहरी मन में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो मनुष्य नैतिक रूप से सही काम नहीं कर पाएगा, नैतिक रूप से प्रशंसनीय काम नहीं कर पाएगा, और कह सकते हैं उतनी तत्परता से, उतनी जो लगन के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। ये भी एक फैक्टर है। अगला है नैतिक व्यवस्था समय और समाज के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वह गत्यात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि जो नैतिक मूल्य इंडिया में हो वो अमेरिका से डिफर हो। अब जैसे मैं यहां पर आपके सामने एक बहुत मामूली सा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ अपने भारतीय समाज में क्या होता है, बच्चे से बड़ा यानी अपने से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसको भाई, ठीक है, चाचा की उम्र का है चाचा बोलेंगे, और अपने पिता की से बड़ा उम्र का है ताऊ बोलेंगे, और ज़्यादा बड़ा उम्र का है तो हम दादाजी बोल सकते हैं। यही तो होता है, यानी हम लोग उसका नाम नहीं लेते हैं, हम लोग उसका, हमारे यहाँ नाम लेने की परंपरा नहीं है, हम लोग उसका कुछ संबोधन लगाते हैं, यानी सम्मानजनक संबोधन जो लग रहा है वो लगाकर उससे बात करते हैं। अंकल भी है तो अंकल के पीछे जी, आंटी जी, ये कह के बात करते हैं। अमेरिका में मान लीजिए कोई एक हेनरी नाम का व्यक्ति है और हेनरी 60 साल का है, 60 साल के हेनरी जी हैं। एक 5 साल का बच्चा इनसे पूछता है मिस्टर हेनरी हाउ आर यू, तो मिस्टर हेनरी बड़े आराम से स्माइल करते हुए जवाब देते हैं आई एम फाइन। लेकिन अगर वही बात अपने भारत में ले लीजिए, एक 5 साल का बच्चा एक 60 साल के रमेश नाम के व्यक्ति से कहता है मिस्टर रमेश हाउ आर यू, तो ये क्या नैतिक है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में नैतिक ये नहीं माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर में जो भी उनका जो कह सकते हैं अनुमोदन का, उनका मिलने जुलने का जो रिवाज होता है, हमारे यहाँ चरण स्पर्श से होता है। आपने देखा होगा हम कहीं किसी से मिले, अपने से बड़े कोई भी हैं, सम्मानजनक व्यक्ति हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे गले मिलकर या आलिंगन करके, किस वगैरह करके वो उनका स्वागत करते हैं। क्या वो नैतिकता हमारे यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में मान्य होगी? नहीं मान्य होगी, यानी हमारे यहाँ नैतिक रूप से वो गलत है, हमारे इस तरह का व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नैतिक व्यवस्था समय और समाज के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वह गत्यात्मक है। इसके अलावा अंत में नैतिकता एक अर्जित अवधारणा है, यह समाजीकरण का भाग है जो धीरे धीरे सीखी जाती है। यानी वास्तविकता यह है कि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका विकास होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज के तौर तरीकों को सीखता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना व्यवहार दोहराता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नैतिकता जो है हमें वास्तव में एक अर्जित अवधारणा है, हमने सीखी है, हमने अपने उसे बड़ों को देखा है। भाई आप अपनी उम्र में, मैं अपनी उम्र में छोटा था, अपने माता पिता को देखता था किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से बोलचाल कर रहे हैं, उनका व्यवहार का मैं अनुकरण करने का प्रयास करता था, उनको फॉलो करता था, और ऐसे करके मेरा विकास भी हुआ। मेरा ही नहीं, आप सबका भी ऐसे ही हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे नैतिकता एक अर्जित अवधारणा है। तो यहां तक आपको ये नैतिक व्यवस्था के रूप में नीतिशास्त्र ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अगले वीडियो में हम लोग एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, यानी एथिक्स में और मोरालिटी में क्या अंतर है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और देखिए आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी तर्क हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा भरसक प्रयास इस बार ये है कि आपको उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट मिले, कंटेंट में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना होने पाए, ये मेरा पूरा यहाँ पे प्रयास है। इसी वजह से मैंने, देखिए एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा भी था कि सर एक कोई किताब बता दीजिए जिससे हम ये कवर कर लें। देखो भाई, अगर आपको सुनना है तो सच ये है, इसकी कोई एक किताब नहीं है। अगर मैं आपको एक किताब, मान लीजिए लेक्सिकॉन वाली किताब आप जो पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको रिकमेंड की है IAS वाली बुक्स में, तो वो किताब कुछ हद तक सही है, लेकिन अपने आप में वो किताब संपूर्ण नहीं है। यानी मैंने ये पाया, उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने ये पाया वो किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छूट गई हैं। तो इस वजह से मैं आपके जो ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जो कंटेंट आप तक लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए मैं 6 सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन 6 सोर्सेज के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों के पास जो भी किताब है उस किताब को पढ़ते रहिए, इस लेक्चर को भी देखिए। आपकी किताब पढ़ने से और लेक्चर को देखने से आपकी जो बुनियादी जो अवधारणा है वो क्लियर हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।